हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 29 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो गद्यांश को देख लेते हैं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे मणि माणिक और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तार अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवाना, लेकिन लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी को भेदे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार से जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। इस बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती है या नहीं, और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है कि कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो ये जो गद्यांश है ये आप लोगों के ऊपर ही है। क्या है आप लोगों के ऊपर? ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहली बार में आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप मन में सोचते हैं कि किस्मत ही मेरी ख़राब थी, मेरा भाग्य ही ख़राब था जो ये नहीं निकला। देखिए, जब आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको ये देखना चाहिए कि हमें क्या कमियाँ रह गई थी। जो कमियाँ आप में रह गई थी तो उन कमियों को दूर करिए, ना कि भाग्य को दोष दीजिए। जब आप पढ़ाई पर ईमानदारी के साथ में 100% देंगे ना तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भाग्य और जो आपकी जो मेहनत होती है जब दोनों मिल जाते हैं तो भाग्य की चाबी कहलाती है। तो ये जो गद्यांश दिया गया उसी के ऊपर दिया गया है, परिश्रम जिसे हम बोलते हैं। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड दिया गया है। क्वेश्चंस क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? संज्ञा। तो संज्ञा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? ये कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम के साथ थोड़ा लक भी काम करता है। ऐसा नहीं कि टोटल लक ही काम करें, आप परिश्रम कर नहीं रहे हैं और आपको सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये कुछ देखिए मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं या ना कराऊं, फिलहाल आंसर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैथ तो मैं नहीं पढ़ाता हूं। आंसर की मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन सा आंसर क्या होगा। तो छठे क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए छठे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। छठे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिन। सातवें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सातवें क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय और रमेश। देखिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मैथ का क्वेश्चन है नवा क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। 7 का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, सी हाँ हो गया है, ठीक है। इसके बाद नवा भी हो गया। 10वें क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए 10वें क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 750। 11वें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान, नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें देखिए जो आपका 11वां क्वेश्चन है ना, 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1680। 12वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर ए, 20,800। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ तो पढ़ाता नहीं हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके आंसर मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 23:27:21:20। ओके। 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:5। 15वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। 16वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपये। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47.75। 18वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65.9। 19वें क्वेश्चन देखिएगा, 19वां, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? हाँ बी हो जाएगा इसका, 56.59%। 20वें क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91:57। 21वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 21वें क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 2020-21। 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल सही सही आंसर है, बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट के साथ में। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2019 से 20। 24वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018-19। 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.33%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में
किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरिशेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से ये किस राजवंश से संबंधित था? तो देखिए ये जो है ना, ये सैयद राजवंश से संबंधित था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बल्लवी गुजरात में उपलब्ध है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है आप लोगों को। तो कैसे मिलाना है, ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग। 31, इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखेगा। बारडोली में किसान आंदोलन, इसका जो सुमेल है ना, इसका सुमेल बारडोली किसान आंदोलन से हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद महात्मा गांधी ने नौखा अली की यात्रा की, इसका जो सुमेल है ना, हाँ हम लोग कहाँ पर थे, महात्मा गांधी ने नौखाखली की यात्रा की, तो इसका जो सुमेल है ना 1946 में यात्रा की थी, तो 1946 से इसका सुमेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921, इसका सुमेल हो जाएगा। ठीक है, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, इसका जो सुमेल है ना 1918 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। पेपर थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? पेपर तो खैर कठिन है, उसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीसीएस लेवल का पेपर है बिल्कुल एकदम। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किससे नाम से जाना जाता था? इसे जो है ना, इसे जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से भूरा ब्राउन कोयला, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ये कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मिट्टी के कणों और चट्टानों दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जल स्तर यानी वाटर लेवल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया पर आए थे? किसके निमंत्रण पर आए थे? तो ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो ये बना है शिवालिक श्रेणी रेंज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए ये स्थापित किया गया था, डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, सांता क्रूज महाराष्ट्र। नहीं, ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर वी होना चाहिए, कांडला गुजरात। 40वां क्वेश्चन देखेगा, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर
3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर अल नीनो का शब्द होता है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सतरहित क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आटाकामा रेगिस्तान। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरों शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बेंगलुरु आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अध्याय 2। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रभाव की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंतव्य आधारित कर। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइबर कानून। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये होता है स्पंज में। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चालक की आर्द्रता। ओके, देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 175। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिनेप्स के नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 का आंसर हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करें तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आमों में, तो कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पोजीमीटर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 59 की बात करें तो 59 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 0.8। 60 क्वेश्चंस का आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57 किलोग्राम। और 59, 60, 61 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है?
वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? कुहू कहते हैं। क्या कहते हैं? कुहू कहते हैं। हाथों हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत घना अंधेरा होना। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प में सभी सप्तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? सभी सप्तरंगड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तटनी और निम्नगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद लोकायतन। देखिए ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 का आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गद्यांश दिया गया है, आपको पहले गद्यांश को पढ़ना होगा थोड़ा सा, इंग्लिश में ये है। सीधे आंसर पर आते हैं हम लोग। 69 का आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए टाइगर। और 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इसके बाद हम सीधे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 71 रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। 71 का क्वेश्चन हो जाएगा 71वां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 72 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। और 73 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, 75 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 77 की अगर हम बात करें तो 77 क्वेश्चंस का 76 का निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है श्री कुशविंदर वोरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। हाल ही में सीमा सड़क संगठन वीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएससी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? सी ऑप्शन करेक्ट, जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संचयिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं था? सही जवाब हो जाएगा क्यूबा। बैंक ऑफ इजराइल
हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था बगदाद में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? बगदाद। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रस्वंती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मवर्त के नाम से। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डोना पोला और गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? लाला हरदयाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जल मरुस्थल का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सुडा जल मरुस्थल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ क्या है? देखिए, पिथौरा का अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको खैर नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश भी पूछा गया है। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गद्यांश 2 पूछे जाते हैं हिंदी में, स्टार्टिंग में पूछा जाता है और लास्ट में पूछा जाता है। तो ये दूसरा वाला गद्यांश है, पहला गद्यांश मैंने आप लोगों को करा दिया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मत मंत्राओं के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तहरीर दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक ज़रूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे तो एक ही पूजा पद्धति को अपना लें और एक ही नैतिकता का अनुपालन करने लगे तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित हो, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उठती है। तो क्वेश्चन क्या है गद्यांश का कि मानव कब खिल उठती है? तो मानव कब खिल उठती है? देखिए, मानव जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने नहीं मिल पाया है। तो अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो आंसर हमको जो आंसर मिले हैं उनमें से गद्यांश के किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसमें देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं, मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, सभी आध्यात्मिक विकास होगा। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। आधि धन, आत्मधन, इक, यानी कि आध्यात्मिक इक आधि, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार क्यों का संयुक्त वाक्य, क्योंकि वे सभी को मानते थे ना, सभी को एक साथ लेकर जाएं, सभी एक ही चीज़ें करें, सभी की इच्छाएं होती हैं अपने पक्ष में हों, और सभी जायज़ काम करें, नाजायज़ काम ना करें, तो संयुक्त बात हो वाक्य होता है। क्योंकि यहाँ पर सबकी बात कर रहे हैं ना। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार क्या, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, भारत में अनेक धर्मों का पालन, भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों का अपनाना, भारत जैसे विकास के लिए क्या प्राणदायक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी गद्यांश के हिसाब से। ठीक है।